ऑलराइट गाइस, तो आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है जिस पर रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच का ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पे आइए हम डिस्कस करते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले गाइस, जो शो की स्टार्टिंग वो बैक स्टेज से ब्लड लाइन के एक सेगमेंट के साथ होती है, जहां रोमन रेंस, पॉल हेमन, जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा से ये पूछ रहे होते हैं कि मैंने कुछ फिक्स करने के लिए बोला था, क्या वो फिक्स हो गया है? जिसपे ना तो पॉल हेमन, ना सोलो सिकोवा, ना ही जिमी ऊसो कुछ बोलते हैं। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों से ये काम नहीं होगा, इसलिए आज मैं शो पे आया हूं, मैं सब कुछ फिक्स करूंगा आज। अब रोमन रेंस तो ये चीज बोल के वहां से निकल जाते हैं, बट सोलो सिकोवा पे जैसे कैमरा का फोकस होता है, सोलो सिकोवा बोलते हैं कि मैं कर दूंगा सब कुछ फिक्स। मतलब कि हिंट बिल्कुल क्लियर था कि आज शो पे कुछ बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला, और शो की जो हाइप थी वो यहाँ से काफी ज्यादा बन चुकी थी। बट ऑफिशियली जो शो की स्टार्टिंग है वो गाइस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ होती है फैटल 4-वे मैच के लिए, रॉयल रंबल में जो होने वाला रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले निक ऑल्डिस रिंग में होता है, वो एक एक करके सारे ही कंटेंडर को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले एजे स्टाइल्स आते हैं, एजे स्टाइल्स आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर एले नाइट आते हैं, एले नाइट आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। इसके बाद निक ऑल्डिस लास्ट में रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। रोमन रेंस का वेट हो रहा, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि रोमन रेंस निकल जाएंगे, बट रोमन रेंस निकल के नहीं आते हैं, निकल के आते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन आके बोलते हैं कि यार तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट तो रख लिया, तुम लोग सब रिंग में भी आ गए, पर क्या तुम्हें लगता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, वो भी बिना देखे बिना पढ़े? हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले हैं। रोमन रेंस की तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल ना है, रोमन रेंस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, ये बोल के पॉल हेमन जाने लगते हैं। बट इतने में निक ऑल्डिस बोलते हैं कोई बात नहीं पॉल हेमन, रोमन रेंस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। रोमन रेंस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता तो मैं ट्रिपल थ्रेट वैकेंट मैच रख देता हूं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब इसको सुनते ही पॉल हेमन के भाई होश उड़ जाते, वो जा रहे होते हैं, एकदम से वापस आ जाते हैं। पॉल हेमन निक ऑल्डिस से बोलते हैं कि यार ये जो तू कर रहा है ना, ये जो जनरल मैनेजर के तौर पे तू चीजें कर रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत है, इलीगल चीजें तू कर रहा है। रोमन रेंस के लिए तूने फैटल 4-वे मैच अनाउंस कर दिया, जो कि बिल्कुल ही कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। रोमन रेंस का एक सिंगल्स मैच होना चाहिए था रॉयल रंबल के अंदर, चाहे वो इन तीनों में से किसी के भी साथ होता, पर एक सिंगल्स मैच होना चाहिए था। और ऐसे ही बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं पॉल हेमन, बट इतने में भाई एले नाइट की सटक जाती है। एले नाइट बोलते हैं कि यार चुप हो जा, कितना बोलेगा तू पॉल हेमन, और तू सिंगल्स मैच की बात कर रहा है। तो अगर तेरे को याद हो तो मैंने क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस के साथ सिंगल्स मैच किया था, जो कि मैं जीतने भी वाला था, बट क्या हुआ, रोमन रेंस के कजन्स आए और उसने रोमन रेंस को बचा लिया। पर फिर भी तूने सही बोला कि रोमन रेंस को रॉयल रंबल के अंदर एक सिंगल्स मैच रेसल करना चाहिए, और वो भी मेरे अगेंस्ट रेसल करना चाहिए। अब एले नाइट के मुंह से ये सुन के भाई एजे स्टाइल्स की सटक जाती है। एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि भाई तू खुद को समझता है क्या है, तू भूल गया है कि जो तूने रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच रेसल किया था, तूने वहां पे मेरे को रिप्रेजेंट किया था, मेरी जगह तू मैच रेसल कर रहा था, और अगर मैं यहाँ होता ना भाई तो तेरा कोई चांस ही नहीं बनता था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मैच तो कहीं कोने में ही पड़ा होता कहीं पे। अब ये सारी इनके बीच भसड़ चली रही है कि इतने में भाई हाथापाई शुरू हो जाती है, बट रैंडी ऑर्टन बिल्कुल चिल करके साइड में खड़े हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, बस देख रहे हैं, जो हो रहा मजा ले रहा है उस चीज के। पर एजे स्टाइल्स और एले नाइट के बीच भाई बहुत गंदी भसड़ चल रही है, ये एक दूसरे पे मुक्के मार रहे हैं, चाटे मार रहे हैं, और इनको अलग करने के लिए वहां पे ऑफिशियल्स आ जाते हैं रैम के ऊपर। ऑफिशियल्स आके इन दोनों को बैक स्टेज ले जाते हैं, पर अभी रैंडी ऑर्टन इस चीज को रिंग से एंजॉय कर रहे होते हैं कि मतलब भाई मुझे तुम्हारी भसड़ से मतलब नहीं है, खुद ही संभालो जो तुमने किया है। और रैंडी ऑर्टन के साथ साथ पॉल हेमन भी इस चीज को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, एप्रन से खड़े हुए कि भाई सारे आपस में लड़ रहे हैं, रोमन रेंस का तो काम इजी हो रहा है। पर इतने में रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन के पास आते हैं, और पॉल हेमन की टाई पकड़ के अपने और सोलो सिकोवा के मैच को एड्रेस करते हैं कि आज मैं सोलो सिकोवा को तो तोड़ने वाला ही हूं, पर बचने तेरा ट्राइबल चीफ भी नहीं वाला है, क्योंकि मैं उसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं उन 3 लेटर से जो रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं, RKO। और इस पे जो पॉल हेमन का रिएक्शन था भाई, वो कितना कमाल का था। पॉल हेमन जैसे डर रहे थे, बिल्कुल प्राइसलेस रिएक्शन था। वैसे भी पॉल हेमन हमेशा काफी कमाल का रिएक्शन देते हैं, तो यहाँ से जो मतलब शो की टोन है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की सेट हो चुकी थी, और आगे तो शो पे भाई कमाल ही हुआ है। फिलहाल इसके बाद शो पे एक 6 मैन टैग टीम मैच होता है, LWO वर्सेस टीम एस्कोबार। मैच की अगर बात करी जाए तो देखो मैच तो ठीक ठाक था, और वैसे भी कार्लिटो का पिछले शो पे रिटर्न हुआ था, तो ऑफिशियली कार्लिटो को पहला मैच था, पर WWE कार्लिटो को ऐसे यूज करेगी रिटर्न के बाद, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैच ठीक ठाक डिलीवर हुआ, बट WWE ने कार्लिटो को इस मैच में पिन करवा दिया टीम एस्कोबार से, तो मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि WWE कार्लिटो को रिटर्न के बाद ऐसे पिन करवा के हरवा देगी। हाँ, अगर कार्लिटो और सेंटोस एस्कोबार का एक सिंगल्स मैच होता, उसमें कार्लिटो पिन होकर हार जाते तो मुझे समझ में आता, क्योंकि सेंटोस एस्कोबार का भी हील टर्न जो चल रहा है वो काफी अलग लेवल का चल रहा है, पर एक टैग टीम में कार्लिटो को पिन करवा के हरवाना, ये मुझे कहीं से भी समझ में आया नहीं है। बट खैर अब जो भी हो, जैसे भी WWE ने इसको बुक किया, टीम एस्कोबार इस मैच में जीत जाती है। इसके बाद गाइस शो पे हमको बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट यानी कि द प्राइड का एक प्रोमो दिखाया जाता है, जहां पे द प्राइड जो है वो कैरन क्रॉस और AOP को चैलेंज कर रहे होते हैं कि भाई बहुत हो गया है, तो छुप छुप के पीछे से वार करना, तुम में हिम्मत है तो सामने आओ, जगह बताओ, टाइम बताओ, नहीं तो हम आ जाएंगे। अब शो पे बाद में फाइनल टेस्टिमेंट भी इसका रिप्लाई करते हैं, वो बोलती है कि तुम्हें बहुत चुल है ना हमसे सामने मिलने का, तो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन पे हम तुम्हारे सामने आएंगे। मतलब कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन पे फेस टू फेस होने वाला टीम बॉबी लैशली और टीम कैरन क्रॉस के बीच, तो मतलब चीजें जो है वो हमको नेक्स्ट वीक के शो पे इनके बीच क्लियर होती हुई दिख जाएंगे। जो भी इनके बीच होगा या मैच होगा या जो भी होगा, वो हमको नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के शो पे पता चल ही जाएगा। इसके बाद गाइस शो पे प्रीटी डेडली वर्सेस टाइलर बेट और प्रीटी डून के बीच एक मैच होता है, और प्रीटी डून अब से बुच का ऑफिशियली नाम होने वाला है, जो कि पहले भी उनका हुआ करता था। WWE ने पता नहीं क्यों इसको चेंज करके बुच कर दिया था और उनको एक फ्रैक्शन में डाल दिया था। अब इस मैच में विक्ट्री तो देखो प्रीटी डून और टाइलर बेट ले जाते हैं, बट आज जैसे प्रीटी डून ने मैच रेसल किया ना, मुझे देख के भाई यही लगा कि WWE ने क्यों इस बंदे को फ्रैक्शन में डाल रखा था। मतलब सोलो ये बंदा इतना कमाल का काम कर सकता है, अगर WWE इसको
अच्छे से यूज करे, इतना ब्रूटल WWE इसको दिखा सकती है, पर पता नहीं क्यों फिर भी WWE इसको एक फ्रैक्शन में डाल के इतना बेकार यूज कर रही थी। बट आज जो मैंने इसको सोलो रेसल करते हुए देखा ना भाई, मुझे बहुत पसंद आया। और साथ ही साथ ये लोग मैच भी जीत गए, तो भाई मुझे तो लगता है WWE को पीटी डुन को सोलो ही यूज करना चाहिए, सोलो काफी अच्छा काम कर सकते हैं वो। नेक्स्ट इसके बाद गए शो पे केविन ओवेंस शो वाला एक सेगमेंट होता है, जहां पे सबसे पहले केविन ओवेंस आते हैं और केविन ओवेंस आके बोलते हैं कि यार मैं एक ऐसी चीज बोलने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोची थी कि मेरे को ये बोलना पड़ेगा। वो इंट्रोड्यूस करते हैं लोगन पॉल को। लोगन पॉल निकल के आते हैं, वो बोलते हैं कि थैंक यू यार, तूने मेरे को अपने शो पे बुलाया। वैसे तो ये बहुत बेकार सा शो है, बट मेरे आने की वजह से तेरा शो अच्छा हो सकता है। वैसे तो ये पूरा ही मेरा शो है, मतलब पूरी WWE को इन्होंने अपना शो बोल दिया। और केविन ओवेंस कुछ बोल पाते या कुछ क्वेश्चन वगैरह कर पाते, इससे पहले भाई लोगन पॉल अपना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं कि यार केविन ओवेंस, तुझे पता है कि मैं WWE में क्यों हूं, मेरा WWE में होने का रीजन क्या है? केविन ओवेंस का इस पे ऐसा रिएक्शन होता है कि भाई मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या पता तू क्यों है WWE के अंदर। पर लोगन पॉल बताते हैं कि भाई मैं WWE में हूं सिर्फ तेरी वजह से, तू वो रीजन है जिसकी वजह से मैं आज WWE के अंदर हूं। और उसके बाद वो रेसलमेनिया का एक क्लिप चलाते हैं, जहां पे केविन ओवेंस ने लोगन पॉल को एक स्टर्नर लगाया था, और उसके बाद से लोगन पॉल ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी इस बेइज्जती का तो बदला लेंगे। एंड इसी वजह से लोगन पॉल ने WWE ज्वाइन करी थी। ये तो उन्होंने भाई केविन ओवेंस को बताया था, बाकी अब रीजन मेन कुछ भी हो। इसके बाद तो भाई लोगन पॉल अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ाई करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं एक एक्टर हूं, मैं एक बॉक्सर हूं, मैं एक रेसलर हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक सोशल मीडिया स्टार हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। पर तू क्या है केविन ओवेंस? तू तो बस तू है। केविन ओवेंस बोलते हैं कि चल यार, तू एक सोशल मीडिया स्टार है, तू बॉक्सर है, तू एक्टर है, पर तू हम में से एक नहीं है। ना ही तू सेथ रोलिंस है, ना ही तू रे मिस्टीरियो, ना ही तू सैमी ज़ेन, और ना ही तू केविन ओवेंस है। लोगन पॉल इस पे एक बड़ा मस्त सा रिप्लाई देते हैं। मुझे लगा था कि केविन ओवेंस इस पे एक बार को झंड भी हो गए होंगे। लोगन पॉल बोलता है कि भाई भगवान का शुक्र है मैं तुम में से एक नहीं हूं, ना ही मैं केविन ओवेंस हूं, ना ही सेथ रोलिंस हूं, ना ही रे मिस्टीरियो, ना ही सैमी ज़ेन हूं। क्योंकि मैं जो हूं मैं बहुत अलग हूं, मैं तुम सबसे बहुत ही ऊपर वाले लेवल पे आता हूं, और तुम लोग कभी भी चाह के भी मेरी तरह नहीं बन पाओगे। और ऐसा ही एक बहुत लंबा चौड़ा इनके बीच सेगमेंट होता है, जिसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं कि तूने मेरे को नॉकआउट किया था, पर तूने वो अपने इस हाथ में जो फ्रैक्चर बना हुआ है इसके कवर की मदद से किया था। पर जब मैं तेरे को नॉकआउट करूंगा, या मैंने पहले जितनों को भी नॉकआउट किया है आज तक, मेरे को कभी किसी कवर की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा एक मुक्का ही काफी होता है हर किसी को नॉकआउट करने के लिए। और लास्ट में लोगन पॉल बोलते हैं कि मैं तुझे भी ऐसी नॉकआउट कर दूंगा, मुझे किसी कवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा एक हाथ ही काफी होगा तेरे लिए। जो सुन के केविन ओवेंस की सटक जाती है, वो अपने हाथ का कवर उतार देते हैं। वो बोलते हैं कि तुझे लगता है ना कि मैं कवर के बिना तेरे को नॉकआउट नहीं कर सकता, तो ले भाई मैं कवर उतार दे रहा हूँ हाथ का। जैसे केविन ओवेंस अपने हाथ का वो कवर उतार के मोड़ ही रहे होते हैं कि लोगन पॉल अपना केओ पंच लगा देता है। और केओ पंच लगाने के बाद लोगन पॉल का आप रिएक्शन देखो, ऐसा कि भाई हो गया चित केविन ओवेंस, अब तो ये उठने नहीं वाला है। वो यूएस टाइटल वाइटल दिखा के अपना सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, बट केविन ओवेंस इतने में खड़े हो जाते हैं, जिसको देख के लोगन पॉल का आप रिएक्शन देखो, उनका चश्मा उतार लेते हैं। वो जो विंटेज उनका रिएक्शन है भाई, बहुत ही कमाल का था वो। और अब भाई केविन ओवेंस ने पंच खाया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में, तो वो लोगन पॉल के ऊपर टूट पड़ते हैं। लोगन पॉल को गिराया थोड़ा बहुत, लोगन पॉल इसको काउंटर कर लेता है, बैरिकेड में देके मारते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस का हाथ भी उन्होंने पॉल में देके मारा, बहुत ही जबरदस्त लग रहा था वो। मतलब जैसे केविन ओवेंस ने इसको सेल किया, वो ज्यादा कमाल का लग रहा था। और फिर लास्ट में केविन ओवेंस का हाथ तोड़ ताड़ के लोगन पॉल स्टैंड टॉल करते हैं, वो अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को भी ऐसे राइज करते हैं। तो मतलब कुल मिला के जो उनका रॉयल रंबल के अंदर मैच होने वाला, उसकी और ज्यादा हीट यहाँ से आज क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से ब्लड लाइन का एक और सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे रोमन रेंस जो है वो काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं सब पे, स्पेशली जिमी ऊसो पे तो कुछ ज्यादा ही भड़के होते हैं। वो सबसे बोलते हैं कि यार मैंने सिर्फ पॉल हेमन को नहीं रख रखा है मैटर सॉल्व करने के लिए, तुम दोनों भी तो यहाँ हो, तुमको भी तो कुछ करना चाहिए। और जिमी ऊसो तू क्या करता है, बस नो इट यीट नो इट यीट ये करता रहता है पूरे दिन। अब रोमन रेंस ये चीज बोल के जिमी ऊसो की तरफ बढ़ी रहे होते हैं कि सोलो सिकोवा इस पे स्टेप इन कर जाते हैं। सोलो सिकोवा बोलते हैं कि तूने मेरे को ट्रैवल एयर बनाया, तो इस चीज को मैं हैंडल करूंगा, मैं सब चीजों को फिक्स करूंगा, तू मेरे पे छोड़ दे अब ये सब। और ये चीज बोल के वहां से पॉल हेमन, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो निकल जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे कैडन कार्टन एंड कटाना चांस के वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच होता है, जिसमें कैडन कार्टन कटाना चांस अपनी सक्सेसफुली चैंपियनशिप रिटेन भी कर लेती है। पर मैच खत्म होने के बाद कायरी सेन और ऑस्का आके उनको चैंपियनशिप देती है। मतलब हिंट यहाँ से क्लियर है कि आगे जाके हमको कायरी सेन और ऑस्का वर्सेस कैडन कार्टन एंड कटाना चांस के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला। ये जब भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इसके बाद गाइस शो पे एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट के बीच एक मैच होता है, जो कि एजे स्टाइल्स बैक स्टेज जाके निकोल्डिस से ऑफिशियल करवाते हैं। मैच की अगर बात करी जाए तो मैच की स्टार्टिंग काफी अच्छी होती है, दोनों को देख के लग रहा था कि भाई हाँ रियल कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे के सामने अच्छे से रेसल कर रहे हैं। पर मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि सोलो सिकोवा आके सबसे पहले एले नाइट के ऊपर अटैक करते हैं, फिर एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों को समन स्पाइक लगा के बिल्कुल काम तमाम कर देते हैं दोनों का। और उसके बाद सोलो सिकोवा माइक उठाते हैं और माइक पे बोलना शुरू करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कभी कभार की होता है, ऐसी चीज बहुत रेयर ही होती है। सोलो सिकोवा बोलते हैं कि दो को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, बचा है बस एक, यानी कि रैंडी ओटन। वो रैंडी ओटन को कॉल आउट करते हैं एक मैच के लिए। रैंडी ओटन निकल के आते हैं और यही हमारा शो का मेन इवेंट भी होता है, रैंडी ओटन वर्सेस सोलो सिकोवा। मैच स्टार्ट होता है और सोलो सिकोवा भाई बिल्कुल टूट के पड़ रहा है रैंडी ओटन में, मतलब बिल्कुल ऐसा उनको मारना है रैंडी ओटन को, कैसे भी करके ठिकाने लगाना है बस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग WWE ने सोलो सिकोवा को इस मैच में दिखाया, जैसे वो रैंडी ओटन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जैसे उनको पीट रहे थे। बट रैंडी ओटन भी भाई WWE के इतने बड़े सुपरस्टार है, WWE उनको फिलहाल पुश भी काफी अच्छा दे रही है, तो रैंडी ओटन पीट कैसे सकते थे, वो सोलो सिकोवा को पीटना शुरू करते हैं काउंटर करके। और फिर जैसे ही लास्ट में रैंडी ओटन आरकेओ लगाने जा रहे होते हैं सोलो सिकोवा को, इतने में जिमी ऊसो आके इंटरप्ट करने लगते हैं। अब जिमी ऊसो आए तो ये सोच के थे कि वो रैंडी ओटन को बजा देंगे, सोलो सिकोवा को जितवा देंगे, बट इतने में एले नाइट आके जिमी ऊसो के सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं। वो आके सीधा जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करते हैं। जिमी ऊसो एले नाइट से पीछा छुड़ा के जैसे तैसे करके बैक स्टेज जा रहे होते हैं, बट इतने में एजे स्टाइल्स आ जाते हैं।
एजे स्टाइल्स जिमी ऊसो को पकड़ लेते हैं और फिर दोनों मिलकर जिमी ऊसो को पीटने लगते हैं। बट रैंडी ऑर्टन का इस चीज से सारा ध्यान जो है वो जिमी ऊसो, एजे स्टाइल्स और एले नाइट की तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठा के सोलो सिकोवा समन स्पाइक लगाने वाले होते हैं। बट रैंडी ऑर्टन तो भाई कितने चला के आपको पता ही है, रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देते हैं सोलो सिकोवा को और इस मैच में पिन फॉल के सहारे विक्ट्री ले जाते हैं। अब रैंडी ऑर्टन को इस मैच में विक्ट्री मिलने के बाद एजे स्टाइल्स, एले नाइट और रैंडी ऑर्टन अकेले तीनों रिंग में रह जाते हैं और तीनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, मतलब कोई किसी पर अटैक नहीं कर रहा, बस देख रहे हैं कि कौन पहले शुरुआत करे हाथ छोड़ने की। एजे स्टाइल्स और एले नाइट के बीच फाइट होती है और जैसे ये फाइट रैंडी ऑर्टन के ऊपर आती है तो रैंडी ऑर्टन सबको आरकेओ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो एले नाइट को एक आरकेओ लगाते हैं, फिर एजे स्टाइल्स को एक आरकेओ लगाते हैं और जब लग रहा था ना कि रैंडी ऑर्टन ने सबको पीट दिया, वो स्टैंड होल्ड कर रहे हैं रिंग में, पीछे से रोमन रेंस आते हैं और वो सुपरमैन पंच लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को। और सुपरमैन पंच लगाने के बाद रोमन रेंस काफी खुश हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। निक ऑल्डिस को बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, बट उनके हाथ में नहीं देते, ऐसे निक ऑल्डिस के सामने फेंक देते हैं, मतलब बिल्कुल निक ऑल्डिस की बेइज्जती सी करके। फिर रोमन रेंस स्माइल करके स्पेयर के लिए तैयार होते हैं, वो रैंडी ऑर्टन को स्पेयर लगाने जा रहे होते हैं, बट रैंडी ऑर्टन स्पेयर को भाई आरकेओ में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमने पहले भी देखी हुई है, रॉयल रंबल के टाइम पे देखी थी शायद। तो मेरे को तो ये स्पेयर वाली आरकेओ देख के सीधा उसकी याद आ गई और कितना मस्त डिलीवर किया था रैंडी ऑर्टन ने उस टाइम भी और आज भी कितना मस्त डिलीवर किया है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन फिर कॉन्ट्रैक्ट उठा के लाते हैं और वो लाके सीधा रोमन रेंस के मुंह पे रख देते हैं, जिसके साथ साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म। और आज मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि WWE ने विंटेज वो जो पुराना वाला रैंडी ऑर्टन था ना, जो मतलब किसी को भी बजा देता था, किसी में भी आरकेओ लगा देता था, बिल्कुल पागल रैंडी ऑर्टन जो था, वो WWE ने दिखाया, जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि भाई मैं रैंडी ऑर्टन को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, विंटेज रैंडी ऑर्टन मैंने देखा है, तो वही सेम फील्ड WWE ने ला दी, जिसको देख के मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, मुझे तो बहुत मजा आया लिटरली। और रैंडी ऑर्टन के इस डिस्ट्रक्शन के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म। बाकी आपको कैसा लगा शो कमेंट में जरूर बताना, मेरे को तो काफी ठीक ठाक लगा, WWE ने अच्छी तरह से बुक किया। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।